नमस्कार। मैं हूं विनोद शर्मा। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। आज एक ऐसे गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे देश और दुनिया में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास एरिया की, जहां पर इस समय जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और वहां पर ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियां चल रही हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहां लगने वाली है। लेकिन आज हम बात जो कर रहे हैं वो उन उद्यमियों की कर रहे हैं जिन्हें यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र की नींव की ईंट कहा जा सकता है। 2013 में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने इंडस्ट्री की पहली स्कीम लॉन्च की थी और उस समय जिन उद्यमियों ने निवेश किया, आवंटन किया, उद्योग लगाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, उनका दर्द आज हम आप सबके सामने रख रहे हैं। और इस समय मेरे साथ जुड़े हैं यमुना एक्सप्रेसवे एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ऋषभ निगम जी। मैं अपने इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। ऋषभ जी, नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं जो आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और अपनी बातें रखने का मौका दिया। जी मैं संक्षिप्त में आपको पहले औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बारे में बता देता हूं। 2001 या 2 में यमुना एक्सप्रेस से औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन हुआ था और सबसे पहली औद्योगिक भूखंडों की जो योजना है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी द्वारा वो 2013 में निकाली गई, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी द्वारा 821 प्लॉटों का आवंटन किया गया था। पर 821 उद्योगों का आवंटन किया गया था, उनसे आवेदन मंगाए गए थे कि आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करें, क्या आप उद्योग लगाना चाहते हैं, आदि सूचनाओं के साथ हम लोगों से आवेदन मांगे गए। हम लोगों ने आवेदन करे। आपको इसमें एक चीज बताऊं कि जितने आवेदन 821 आवेदन मंगाए गए और आवेदन मंगाने के बाद 2000 जो कि 2014 में जिसका आवेदन आवंटन किया जाना था वो 2015 या 16 में आवंटन किया गया। हम्म, दूसरी चीज, जब हम लोगों ने मालूम करा कि ये स्कीम कितनी जल्दी इसमें कितनी देर में प्लॉट मिल सकते हैं या कितनी देर में भूखंड मिल सकते हैं, तो हमें 2015 में जाके पता चलता है कि यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने बिना जमीन खरीदे ही हम्म, स्कीमें लॉन्च कर दी। हम्म, उसके बाद जब हम लोगों ने क्या कहते हैं अथॉरिटी के अधिकारियों से पूछा कि हमें जमीन कब तक मिल जाएगी ताकि हम उद्योग लगा सकें, तो उसमें कहीं पे भी हमें एक ठोस जवाब नहीं दिया गया। हर बार हमें ऐसा समय दिया गया कि साल 1.5 साल में मिल जाएगी, जमीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है, 2 साल में मिल जाएगी, जमीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज तक 821 उद्यमी भटक रहे हैं इधर उधर। उन्हें किसी को भी उनमें से मात्र 10 या 15% लोगों को आज चेकलिस्ट जारी हुई है। चेकलिस्ट हम्म, में भी अभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सेक्टर 32 व 33 में इवन जो सेक्टर की जो पेरिफेरल रोड होती हैं, जो चारों तरफ सड़कें बनती हैं, वह भी पूरी नहीं। हम्म, उसके अलावा बेसिक बेसिक जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है इंडस्ट्री को चलाने के लिए, जैसे पानी, बिजली, गैस इत्यादि, उसकी भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। नाले, जब तक आप, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक पूरी आज भी यमुना अथॉरिटी के पास जमीन इतनी ही कुछ कुछ टुकड़ों में जमीन उपलब्ध है, वहां पे उन्होंने चेकलिस्ट जारी कर दी, जो कि पूरा सेक्टर का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, जब टुकड़े ही होंगे जमीन के उपलब्ध, तो किसी भी तरीके की कंटेनर या सड़क या नाला नाला किसी भी तरीके की पाइपलाइन नहीं बिछाई जा हम्म, सकती। यही स्थिति है पिछले 4 या 5 सालों से। कुछ कुछ टुकड़ों में अथॉरिटी जमीन खरीदे जा रही है और भूखंडों का फिजिकल पोजेशन अभी तक नहीं दिया गया। दूसरी बात, जैसा कि 10 साल निकल चुके हैं, तो अभी आने वाली बोर्ड बैठक में हमने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सीईओ के सामने कुछ अपने मुद्दे रखे कि 10 साल में बहुत सारी परिस्थितियां उद्यमियों की बदल चुकी हैं। हम्म, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ
बेनिफिट्स दिए जाएं। बेनिफिट्स की बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने पिछली बार अथॉरिटी ने हमें क्या बेनिफिट्स दिए हैं और हमें कितना गुमराह करा जा रहा है। हम्म। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की जीरो पीरियड पॉलिसी की स्कीम है, जिसमें किसी भी वजह से अगर अथॉरिटी जमीन नहीं दे पाती है तो उनको जीरो पीरियड देना होता है। जीरो पीरियड का मतलब उस जो भी जीरो पीरियड डिक्लेयर किया गया है उस समय तक किसी भी तरीके का ब्याज नहीं लिया जाएगा, जिसमें हम्म। हम लोगों के निरंतर प्रयास के बाद अथॉरिटी ने हमें मात्र 2 साल का जीरो पीरियड दिया, 2018 से लेकर 2020 तक का। अच्छा। आज की स्थिति ये है कि आधे से ज्यादा उद्यमियों को आज तक जमीन नहीं मिली है। आ, आवेदन को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन हमें जीरो पीरियड मात्र 2 साल का दिया गया। 2 साल का दिए जाने के बाद भी हम लोगों से एफिडेविट मांगे गए कि हम लोग 2 साल का जीरो पीरियड देने के पीछे हम लोगों से एफिडेविट मांगे गए कि आपको 2 साल एफिडेविट देना होगा कि आप किसी भी तरीके का मुकदमा अथॉरिटी पे नहीं करें, जो कि हमारे संविधानिक, क्योंकि राइट टू जस्टिस जो होता है वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अथॉरिटी ने हमसे वो भी छीन लिया। उसके बाद हमने अथॉरिटी से अभी आने वाली जो कि कल होने वाली है बोर्ड बैठक, उसमें हमने अथॉरिटी से कुछ राहतें मांगी, जिसको अथॉरिटी जिसका हमें उम्मीद है कि बोर्ड हमारी बातों को समझेगा और हमें देगा। जैसा कि आप जानते हैं 10 सालों में उद्यमियों की परिस्थितियों में बहुत सारा बदलाव, उद्यमियों की परिस्थिति में नकारात्मक बदलाव आ जाता है। जैसे 10 सालों में कुछ कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम्म। अब वैसे उद्योग लगाए नहीं जा सकते। हम्म। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनकी मांग जो है वो कम हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है या कुछ अन्य उत्पादों की तरफ उनकी मांग बदल गई है। 10 सालों हम्म। में आपको भी पता है कि 10 सालों में बहुत सारे उद्यमी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। अब उनके बाकी परिवार वाले जो हैं वो उद्योग लगाने में इच्छुक नहीं है। हम्म। हम्म। जी। तीसरी बात, कोविड, जैसा कि हमें जानते हैं पिछले 2 सालों में कोविड रहा। कोविड के चलते क्या कहते हैं बहुत सारे परिवार के लोग जो हैं हम्म। उनकी मृत्यु हो गई। अब बाकी लोग जो हैं, बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो लगाने के इच्छुक नहीं है। ऐसे में हमने यमुना अथॉरिटी के बोर्ड से ये मांग करी कि बिना औद्योगिक इकाई को फंक्शनल करे, जो कि हम्म। जरूरी है नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। और ये प्रावधान मैं मानता हूँ ठीक भी, परंतु 10 साल की डिले के बाद इस प्रावधान को जारी रखना, ये मैं मानूंगा कि उद्यमियों के या आवंटी के मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि वो किसी भी भूखंड को खरीद के बेच नहीं पा रहा। हम्म। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार सब लोगों के साथ है, लेकिन वो बेच नहीं पाता। दूसरी चीज, शेयर होल्डिंग रेशियो को अथॉरिटी अलाउ नहीं कर रही। हम्म। जैसे उद्यमी के साथ है कि वो कुछ निवेश मंगाने के लिए कुछ उद्यमी को किसी और उद्यमियों के साथ साझेदारी कर सके या किसी तरीके के जॉइंट वेंचर के साथ जुड़ सके, तो ऐसे में अथॉरिटी ने शेयर होल्डिंग अलाउ नहीं कर रखा। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का सीईओ साहब ने कई बार कहा कि ये प्रक्रिया हम सरल बनाएंगे, परंतु जमीनी स्तर पर यह है कि फाइलें अथॉरिटी में आगे चलती ही नहीं है। कोई ऑफिसर उन पे एक्शन ही नहीं लेना चाहता। तीसरी चीज, जैसा कि आप जानते हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो गई, उसमें अ, जमीन को आवंटित करने के बाद 10% पैसा एप्लीकेशन के समय पे मांगा जाता था। 20% पैसा जो है वो आवंटन के समय पे मांगा जाता था, और 70% जमीन भूखंड के फिजिकल पोजेशन के बाद देना होता था, ब्याज के सहित, हम्म। 10 या 12 किस्तों में। पर यहाँ हम्म। पे अथॉरिटी ने उल्टा काम करा। यहाँ हम्म। अथॉरिटी ने जमीन जमीन को खरीदने के पहले ही हम लोगों से ब्याज मांगना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारी मांग है कि जीरो पीरियड डिक्लेयर करा जाए। जो हम्म। आवंटी अब व्यवहार नहीं जो आवंटी अब नहीं लगा सकते उद्योग, हम्म। उनको बिना फंक्शनल करे ट्रांसफर अलॉट किया जाए। हम्म। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन और चेंज इन शेयर होल्डिंग को आसान करा जाए। और हम्म।
उद्योग को सरल बनाने के लिए ऐसे उद्यमी जिन्हें जो आज की परिस्थिति में उद्योग लगा सकते हैं, उनको हम्म। ट्रांसफर करने के लिए आसानी से, पेपरलेस तरीके से, हम्म। आसानी से भूखंड के हस्तांतरण का की सुविधा दी जाए। हम्म। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि 821 उद्यमियों में इस समय हम्म। कितने उद्यमी ऐसे हैं जो अपनी इंडस्ट्री लगा चुके हैं? क्योंकि आपने कहा कुछ को दे दिया इन्होंने, और कुछ ऐसे हैं कुछ जिनको को दे अभी तक दिए हैं। कब्जा ही नहीं मिला है, कब्जा ही नहीं मिला है जिनको। मैं आपको बता देता हूँ, मात्र 10 से 15% लोगों को चेकलिस्ट जारी हुई है, हम्म। जिसमें 376, जो कि अभी तक 821 को मिला के, उसके बाद भी अथॉरिटी ने 10 से 12 स्कीमें और निकाली, अभी हम्म। तक मात्र 32 या 33 में 376 रजिस्ट्रियां हुई हैं। रजिस्ट्रियां माने, रजिस्ट्रियों को मैं कहूं तो लीज डीड, हम्म। 376 लीज डीड हुई हैं, उसमें सारी स्कीम के हैं। अगर पर्टिकुलरली इस स्कीम की बात करें, स्कीम 1 और 2 जो कि 2013 में लाई गई थी, उनकी हम्म। बात करें तो उनका अलग से हमारे पास किसी भी तरीके का डाटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम्म। 376 आप मान के चलिए कि स्कीम 1 और 2 की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में 10 या 15% लोगों को ही अभी चेकलिस्ट जारी हुई है। चेकलिस्ट के बाद लीज करानी होगी, लीज कराने के बाद नक्शा पास कराना होगा, नक्शा पास कराने के बाद इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। तो हम्म। अभी अगर हम बात करें 821 में, तो एक या दो लोग ही इंडस्ट्री लगा पाए हैं। हाँ। तो ये बताइए, जो फिजिकल पोजीशन है, क्योंकि आप लोग गए होंगे वहाँ 32-33 सेक्टर में, और आपने कहा भी है कि बीच बीच में कहीं पे जमीन नहीं मिली है, कहीं पे सड़क नहीं बनी है, कुछ नहीं। तो जिस जमीन पे अथॉरिटी कब्जा देने की स्थिति में नहीं है, वहां पर 0.0 का जो आप बोल रहे हैं वो सुविधा देने में क्या दिक्कत है अथॉरिटी? अथॉरिटी की सबसे बड़ी बात है, अथॉरिटी ये हमारी विडंबना है कि हमारी अथॉरिटीज, वैसे तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट हमारी तीनों अथॉरिटीज, हालांकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा से हमारा मतलब नहीं है, लेकिन हमारी अथॉरिटीज ऐसी हैं जिनके लिए रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री लगाना या पब्लिक वेलफेयर करना वो हम्म। उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहा है। हम्म। ऐसी स्थिति, ये हमारी विडंबना है कि ऐसी स्थिति हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज की हो गई है। आज की हम्म। डेट में अगर आप देखेंगे तो ई ऑक्शन जैसी चीजें, हम्म। ई ऑक्शन या बाकी चीजें हो गई, हम्म। जिसमें क्या कहते हैं, पहले आवेदन मंगाए जाते थे, ड्रॉ करा जाता था, फिर आवेदन मंगाए जाते थे। लेकिन अब ई ऑक्शन में क्या है, अथॉरिटी को भरपूर फायदा मिलेगा, हम्म। ज्यादा से ज्यादा रेटों पर जमीन का आवंटन होगा। तो हमारी, हम्म। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी अथॉरिटीज के लिए रेवेन्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बजाय कि रेवेन्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि अथॉरिटी के लिए पब्लिक वेलफेयर या ऐसी चीजें। अगर जीरो हम्म। पीरियड अथॉरिटी दे देता है तो ऐसे में अथॉरिटी का रेवेन्यू लॉस होगा, जो कि हम्म। अथॉरिटी के अधिकारी या उच्च अधिकारी देना नहीं, रेवेन्यू लॉस नहीं करना चाहते। नहीं, लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा है ना। यहाँ प्राधिकरण अपनी गलती की वजह से पैसा नहीं दे पा रहा है, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। इसलिए समस्या अधिकारियों ये, की जवाबदेही होती है। अगर वो 0 पीरियड देते हैं तो अधिकारियों की जवाबदेही होती है, और उनको 0 पीरियड इसलिए देना चाहिए ताकि एक डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, और जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट अभी अटके हुए हैं, उनको राहत मिल सके, उसके लिए एक पैकेज घोषित कर देना चाहिए। ये मतलब स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और दूसरी बात ये, आप कुछ एक दो केस स्टडी आपके पास आई होंगी कि जैसे आपका खुद का उदाहरण है, या आपके यहाँ जो भी, जब आपने 2013 में क्या सोच के इंडस्ट्री लगाई थी, क्या लगाना चाहते थे, और क्या सपना था, उसके बाद अभी तक उस पर कोई अमल हुआ नहीं हुआ, तो उस दौरान जो सपने बिखरे उनकी भरपाई कैसे होगी? ऐसे आपके बहुत सारे साथी होंगे जो युवा उद्यमी होंगे जिन्होंने उस समय अप्लाई किया था। ऐसे 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 में मैं बता दूं, मैं अपना ही केस बता देता हूँ। ठीक। सबसे पहले तो जीरो पीरियड में आपको क्लियर कर दूंगा। हम्म। अथॉरिटी के अधिकारी अभी तक मानने को ही राजी नहीं है कि जीरो पीरियड दिया जाना चाहिए, हम्म। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसमें अथॉरिटी के जो जो स्कीम के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, हम्म। उसमें डेट ही मेंशन नहीं थी, किसी भी प्रकार की डेट ही मेंशन नहीं थी कि कब फिजिकल पोजेशन दिया जाएगा। तो वो इस तरीके की स्कीम की ब्रोशर ही इस तरीके का बनाया गया, क्या यह स्कीम की प्रावधान ही इस तरीके के बनाए गए कि अथॉरिटी और अथॉरिटी के अधिकारी अपना बचाव कर सके, अपनी हम्म। कमियां उनकी उजागर नहीं हो पाए। फिर भी अथॉरिटी ने हमें 2 साल का दिया, काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अथॉरिटी ने हमें 2 साल का दिया था, लेकिन
समस्या यही है कि अथॉरिटी पूरी गलती मानने को अपनी राजी नहीं। दूसरी चीज आपने पूछी कि एग्जाम्पल बताएं, तो एग्जाम्पल मैं अपना ही देना चाहूंगा। ऐसे में 2013 में मैं 22 साल का था, 20 या 22 साल उम्र थी, ग्रेजुएशन उस वक्त कंप्लीट करी थी। मैंने फ्लेक्सिबल, हमारा पुश्तैनी काम फ्लेक्सिबल लैमिनेट्स बनाने का है, तो मैंने उसी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में उद्योग चलाना आज की डेट में पॉल्यूशन या अन्य समस्याओं की वजह से दिल्ली में उद्योग अब नहीं व्यवहार्य नहीं है, तो मैंने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने के मकसद से यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी में जमीन के आवंटन के लिए आवेदन करा। 2013 से लेकर स्थिति में इतना ज्यादा बदलाव हो गया, अब 10 साल तक मैं खाली नहीं बैठ सकता। तो ऐसे में मैंने मार्केट से या रीसेल में दूसरा प्लॉट खरीदा इकोटेक 2 में, और अपनी इंडस्ट्री वहां लगा ली। ऐसे में सबसे बड़ी बात है हमें पैसे का अरेंजमेंट, क्योंकि एक तरफ हमने जमीन के लिए पैसा दे रखा है यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी, दूसरी तरफ पैसे का अरेंजमेंट करना, या क्योंकि जमीन आज की डेट में इंडस्ट्रियल जमीन खरीदना भी काफी महंगा है, तो ऐसे में पैसे का अरेंजमेंट, फिर वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट, इस वजह से ऐसी स्थिति की वजह से अथॉरिटी ऐसी स्थिति की वजह से काफी इंडस्ट्री चल नहीं पा रही है अब। अपने ही केस में मैंने दूसरी जगह इंडस्ट्री लगा ली, और अब लेकिन मजबूरी है मेरी, क्योंकि अथॉरिटी का इंतजार करना पड़ रहा है, अथॉरिटी के अधिकारी मान के राजी नहीं है अपनी कमियों को, तो ऐसी स्थिति हो गई आज की डेट में। 10 साल निकल जाने के बाद भी क्या कहते हैं, ढंग से इंडस्ट्री शुरू ही नहीं हो पाई, तो चलेगी कैसे। वहां ऐसे में क्या कहते हैं, किसी अन्य स्थान पे भी लगाई। बहुत सारे उद्यमी ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा में या उत्तराखंड में भूखंड लेके जमीन हरियाणा या उत्तराखंड में भूखंड लेके इंडस्ट्री को स्थापित कर लिया। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी चीज, अब ऐसे उद्यमी भी हैं जिन्होंने 55 साल की उम्र में औद्योगिक भूखंड के लिए आवेदन किया था। अभी पिछले हफ्ते ही मेरी एक उद्यमी के बच्चों से बात हुई, वो 55 साल के थे उद्यमी, उनको बेचारों को अल्जाइमर्स हो गया। अब वो इस स्थिति में ही नहीं, क्योंकि 55 की उम्र में उन्होंने जब उद्योग लगाने का सोचा, अब वो 65 के हो गए हैं। 65 में जाहिर सी बात है उम्र भी बढ़ गई उनकी। अब अल्जाइमर्स तो ऐसी बीमारी है जिसका कहीं से कहीं तक कोई इलाज ही नहीं। ऐसे में वो उनकी अगली पीढ़ी जो है उद्योग लगाने में सक्षम नहीं है, या लगाना नहीं चाहती, क्योंकि वो किसी विदेश में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे भी हैं जिनके अगली पीढ़ी विदेश में नौकरियां कर रही है। तो ऐसे में वो लोग चाहते हैं कि हम उद्योग ना लगाएं, अब ट्रांसफर करके चले जाएं, परंतु अथॉरिटी के पास वो प्रावधान ही नहीं है इस तरीके की। तो अभी तो इस आपके तरीके साथ, के बहुत सारे। हाँ, तो अभी आप जो है, मैं मतलब ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आप मुख्यमंत्री योगी से मिलते आज, मगर मौका मिलता या फिर मौका मिलेगा, क्योंकि आपने नोएडा यमुना बोर्ड को भी लिखा है, तो क्या मुख्य 3 या 4 मुद्दे हैं जिनको आप चाहेंगे कि हमारे 821 उद्यमियों की समस्या हल हो जाएगी, और जो नए निवेशक आ रहे हैं उनके लिए भी एक नसीहत होगी कि अगर आप यमुना अथॉरिटी एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो इन इन चीजों से आपको सामना करना पड़ेगा, और अगर यमुना अथॉरिटी हमें इन चीजों पर राहत देती है तो बाकी लोगों को भी, आने वाले जो इंडस्ट्रिस्ट है उनके लिए भी एक अच्छा रास्ता क्लियर होगा। जी देखिए, सबसे पहले जरूरी है अथॉरिटी के लिए कि जिन लोगों को अभी तक पोजेशन अथॉरिटी नहीं दे पाई है, उन लोगों को जल्द से जल्द पोजेशन दे। सबसे ज्यादा जरूरी ये है इंडस्ट्री लगाने के लिए कि जमीन होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, जिन लोगों को 10 साल तक अथॉरिटी ने जमीन नहीं दी है, उन लोगों को फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट टिल द डेट ऑफ पोजेशन 0 पीरियड दिया जाए। तीसरी चीज, अब ऐसे उद्यमी भी जो हैं जो उद्योग लगाने की क्षमता में नहीं है, उनको औद्योगिक भूखंड को हस्तांतरित करने का, ट्रांसफर करने का अधिकार दे, जिससे जो लोग उद्योग लगाने की स्थिति में अब नहीं है, जो लोग उद्योग लगाने की स्थिति में नहीं है, या फिर उद्योग लगाने की स्थिति में नहीं है, या फिर जो लगा नहीं सकते, उम्र की ऐसी स्थिति पे पहुंच गए, वो अपने उद्योग को ऐसे लोगों को हस्तांतरित कर सकें जो मौजूदा हालातों के अनुसार उद्योग लगाने के लिए सक्षम है।
ऐसे में जो लोग पिछले 10 साल से परेशान थे, उन लोगों को इजी एग्जिट रूट मिल जाएगा। नए हम्म, उद्योग लगेंगे, हम्म, ज्यादा उद्यमी आएंगे। सबसे पहले पोजेशन, उसके बाद जीरो पीरियड, देन तीसरी बात ट्रांसफर ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लॉट्स। अगर ये तीन तीन चीजों पे अथॉरिटी ध्यान देती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में है ही। बेसिक हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो गैस, बिजली, पीने का पानी, हम्म, स्ट्रीट लाइट और पुलिस फोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी दूर जगह पे इंडस्ट्री लग रही है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते वक्त भी कुछ तरीके की चोरी या इस तरीके की लूटमार की उद्यमियों के साथ बहुत सारी लूट की बहुत सारी आती है। तो तीन हम्म, या चार चीजों में हम कहें तो सबसे पहले जीरो पीरियड, हम्म, फिर पोजेशन, पोजेशन के बाद ट्रांसफर ऑफ द इंडस्ट्रियल प्लॉट, सिक्योरिटी इन द एरिया, और बाकी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो कि पुलिस फोर्स, गैस, बिजली, पानी, ड्रेनेज इत्यादि। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। अब मैं एक बात आपके जरिए कहलाना चाहता हूँ कि जो नई औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर रहा है यमुना अथॉरिटी, वहाँ स्कीम लॉन्च करने से पहले वो क्या ऐसा करे ताकि दोबारा से उद्यमियों के साथ ऐसा ना हो जैसा आप लोगों के साथ हो। देखिए, ऐसे में इस प्रकरण में मैं आपको बता दूं कि ये यमुना अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसमें ग्रेटर नोएडा या नोएडा, जिनके बारे में मेरे को नहीं बोलना चाहिए फिर भी मैं बोलूंगा, क्योंकि तीनों अथॉरिटी का जो वर्किंग स्टाइल है वो सेम है। हम्म, सीईओज भी जनरली, सीईओज और चेयरमैन भी कॉमन है। इस वजह से मैं तीनों अथॉरिटीज का वर्किंग स्टाइल अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या कहते हैं, कई लोगों ने जाके इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके रिट भी फाइल करी हैं। और हम्म, अभी रिसेंट क्या कहते हैं, शासन की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। आदेश नहीं कहूंगा मैं उसे, एडवाइजरी कहूंगा, कि बिना जमीन खरीदे किसी भी तरीके की स्कीम को लॉन्च ना करें। ऐसी हम्म, एडवाइजरी शासन ने ही जारी करी इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार लगने के बाद। हम्म, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि बिना जमीन खरीदे अथॉरिटी को किसी भी तरीके की स्कीम लॉन्च नहीं करनी चाहिए। हम्म। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बिल्डरों को भी इन्होंने जीरो पीरियड का लाभ दिया है, और अभी हम्म। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री आएंगी विदेश से, जो निवेशक आ रहे हैं, उनके लिए पैकेज की घोषणा की गई है। अगर आप निवे मतलब उससे जोड़ा जा रहा है कि अगर 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है या 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको रजिस्ट्री में छूट मिलेगी। अगर इस तरह की सुविधा आप बड़े इंडस्ट्री को दे रहे हो, तो बड़ी इंडस्ट्री के साथ जो आपने बोला एमएसएमई की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, ये बड़ी अहम बात है कि कोई भी बड़ा उद्योग अगर स्थापित होता है किसी क्षेत्र में, तो उसके साथ में जो स्मॉल एमएसएमई जो इकाइयां हैं, उनकी भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कई बार कह चुके हैं। तो आप एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं कि जैसे ऑटोमोबाइल कोई इंडस्ट्री है या कोई बड़ी इंडस्ट्री है, चाहे वो मोबाइल कंपनियों की हो, तो उनके साथ साथ छोटी कंपनियों की अहमियत कितनी जरूरी है, और उनके लिए डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है। जी। ऐसे में मैं सबसे पहले एग्जांपल देना चाहूंगा, आज का नहीं, बहुत सालों पुराना एग्जांपल है हमारे पास, मारुति उद्योग का। हाँ। मारुति उद्योग आप सभी लोग जानते हैं, गुड़गांव के क्षेत्र को हम सभी लोग जानते हैं। मारुति उद्योग के आने से ऐसा ही नहीं हुआ कि सिर्फ मारुति की मारुति उद्योग को फायदा हुआ। छोटे छोटे पार्ट बनाने वाले जैसे नट बोल्ट आदि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। हम्म, नट बोल्ट हो गए, ब्रेक पैड्स हो गए, टायर इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, क्रोम इंडस्ट्री हो गई आसपास। वो सब छोटे मारुति उद्योग ऐसा नहीं है कि सारी चीजें वो अपने ही प्लांट में बना सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं वो छोटी छोटी इंडस्ट्री से खरीदती हैं। अगर बड़ी इंडस्ट्री को सप्लाई करने के लिए छोटी इंडस्ट्री का सपोर्ट नहीं होगा तो बड़ी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। छोटी हम्म, इंडस्ट्री के लगने से फायदा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को, अगर छोटी इंडस्ट्री की भी बात करते हैं, अगर छोटी इंडस्ट्री में मानता हूँ 15 से 20 लोगों को भी नौकरी प्रदान करती है। तो हम्म, 15 से 20 लोगों के पीछे 4 लोगों का परिवार है, 4 लोगों के, एक छोटी इंडस्ट्री 60 या 70 लोगों का, छोटी से हम्म, छोटी इंडस्ट्री भी 60 से 70 लोगों का पेट को भरती है। उसके हम्म, अलावा बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे गवर्नमेंट को जीएसटी, टैक्स इत्यादि, छोटी इंडस्ट्री तो टैक्स देती ही है, उसके अलावा बड़ी इंडस्ट्री जो कि बड़े स्तर पर टैक्स दे सकती है, उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है छोटी इंडस्ट्री।
हम्म, मारुति उद्योग का एग्जांपल हम सब जानते हैं। मारुति उद्योग के लगने से क्या कहते हैं, आसपास की छोटी इंडस्ट्री भी फली फूली गुड़गांव में। आसपास रिहायशी इलाकों का भी रिहायशी इलाके भी डेवलप हुए। आसपास स्कूल, मॉल इत्यादि सारी चीजें डेवलप। तो एक हम्म। इंडस्ट्री ही है जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैकबोन है किसी भी अर्थव्यवस्था की। हाँ, बिल्कुल सही बात कही है। अभी जैसे यमुना अथॉरिटी में ही एक हौजरी का एरिया बन रहा है, जहाँ पे हौजरी इंडस्ट्री लगेंगी, और हौजरी इंडस्ट्री के साथ साथ उनकी एक कंपोनेंट की जुड़ी हुई बहुत सारी, कोई बटन बनाती है, कोई सुई बनाती है, कोई कपड़ा बनाती है, कोई इस तरह की जो छोटी छोटी यूनिट हैं वही मिलके एक बड़ा आकार लेती है। तो इस तरह की एक यूनिट की जरूरत होती है। होजरी इंडस्ट्री हो गई। होजरी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं, केमिकल है, डाई है, बटन है, धागा है। फिर उसके बाद जॉब वर्क वाली बहुत सारी चीजें होती हैं। हम्म, ऐसी ऐसी चीजें भी बनाती है इंडस्ट्री जो क्या कहते हैं, जिसमें जॉब वर्क करा जाता है। ऐसी इंडस्ट्री भी बहुत तरीके की होती है। तो एक हम्म, अपने आप में एक जिसे कहते हैं शॉर्ट इकोनॉमी बन जाती है, अपने आप में एक लोकल इकोनॉमी बन जाती है, बड़ी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री मिला के। और हम्म, मैं ऐसे में कहूंगा कि यमुना अथॉरिटी पे सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश सरकार की भी सबसे ज्यादा, निवेशकों की भी नजर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र पे है। हम्म, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखती है उत्तर प्रदेश सरकार। और हम्म, मैं मानता हूं कि ये और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूं कि ये सफल हो, क्योंकि हम्म, इसके भागीदार हम लोग भी होंगे। हम्म, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं। यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी सबसे ज्यादा निवेशकों को बुलाने में सफल रही। ऐसे में अथॉरिटी का ये दायित्व होना चाहिए कि सबसे पहले उन लोगों पे ध्यान दिया जाए जिन्होंने सबसे पहले औद्योगिक भूखंडों के लिए आवंटन किया था। हम्म। उस वक्त बिल्कुल आपने। ना तो विदेशी निवेशक थे अथॉरिटी के पास, ना अथॉरिटी के पास इतनी सुविधाएं थी। उस वक्त हम लोगों ने अथॉरिटी पे भरोसा कर भूखंडों के लिए आवेदन किया था, और हमारे साथ ही आज सौतेला व्यवहार हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आप प्रैक्टिकल गए हैं, तो जहाँ आपको इंडस्ट्री अलॉट हुई है या आपके हम्म। परिचित कोई भी हो जिनको अलॉट हुई है, वहां पर स्टेटस क्या है इस समय? आज की डेट में स्टेटस ये है कि कुछ बड़ी इंडस्ट्री हैं, जैसे एवेरी डेनिसन हो गई, बीकानो हो गई। हम्म, सेक्टर 32 या 33 में ऐसी दो चार बड़ी इकाइयां जो हैं, सूर्या ग्लोबल हो गई, ऐसी दो चार बड़ी इकाइयां जो हैं, हम्म, वो उन्होंने कुछ कुछ हद तक अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। हम्म। पूरी प्रोडक्शन तो वो लोग भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। पर छोटे उद्यमियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी छोटे उद्यमियों को सुरक्षा, अन्य आदि इत्यादि बहुत सारी चीजें चाहिए। तो छोटा उद्यम मैं कहूंगा कि आज अभी तक ना के बराबर शुरू। एक आप ही से जुड़ी, उद्योगों से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग उद्योगों में काम करने आएंगे आपके यहाँ, उनके हम्म। लिए, क्योंकि यमुना अथॉरिटी दूर है, ग्रेटर नोएडा से हम्म। भी दूर है, तो वहाँ उनके आवास की व्यवस्था को लेकर, क्योंकि मैं हम्म। जानता हूँ कि जब नोएडा शहर बसना शुरू हुआ था 1976 में, हम्म। तो 78 में नोएडा प्राधिकरण एक स्कीम लेकर आया था, 78 के बाद, कि जो जो उद्योगी जिनको हम आवंटित कर रहे हैं, वो अपने उनके कर्मचारियों के लिए हम फ्लैट देंगे, उन फ्लैटों को कंपनी को देंगे, और कंपनी अपने एम्प्लॉय को उनको दे सकती है। तो क्या इस तरह की भी योजना पर आप लोगों ने कभी मुद्दा रखा कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय आएंगे वो कहाँ रहेंगे? क्योंकि देखिए, आज जब सारा क्षेत्र बिल्डरों के हवाले हो गया है, और जो अथॉरिटी है वो खुद मकान बनाना उन्होंने बंद कर दिया है, तो जो श्रमिक वर्ग है, जो ऐसा वर्ग है जिसकी सैलरी 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 रुपये महीना तक है, वो खरीद कर घर बनाने की स्थिति में नहीं होगा। तो उनके लिए यमुना अथॉरिटी को LIG, MIG, EWS, इस तरह की घरों की स्कीम भी लानी चाहिए, क्योंकि आप एसोसिएशन से हैं। तो इसलिए मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ कि आप अपने इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से क्या अपने कर्मचारियों के लिए भी आवास की योजना की बात करेंगे? आवासीय योजना की अगर हम बात करें तो आवासीय, जैसा कि आपने बताया, 1978 से ही इस तरीके की स्कीम है।
कि 1978 में निकाली गई थी। उसके बाद कई बार इसमें क्या कहते हैं बदलाव करे गए इस तरीके की स्कीम में। अभी रिसेंट जो है, अभी जो स्कीम है नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में, वो 5% कोटा है हम्म, उद्यमियों के, वो आवासीय प्लॉट देने के लिए 5% कोटा है। पर उस हम्म, 5% कोटे में एक शर्त है कि औद्योगिक इकाई को फंक्शनल होना चाहिए। हम्म, लेकिन सबसे बड़ी बात है, अथॉरिटी ने जब तक जमीन ही नहीं दी तो हम्म, औद्योगिक इकाई फंक्शनल कैसे होगी? तो वो हम्म, अपने आप ही हम उस सुविधा से हम वंचित रह गए, क्योंकि कमी अथॉरिटी की है लेकिन हम उस सुविधा से वंचित रहे। उसके हम्म, अलावा पीएम आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने अथॉरिटी से मांग भी करी थी अपनी पिछली, इस बार तो नहीं लेकिन पिछली बार कई बार मांग की है कि हम्म, पीएम आवास योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमियों के कामगारों के लिए कुछ हम्म, इस तरीके के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट बनाए जाएं और उन्हें ब्याज मुक्त या पीएम आवास में, जैसे कि पीएम आवास योजना में ब्याज रहित फ्लैट देने की या ब्याज रहित आवास प्रदान करने की जो सुविधाएं हैं, वो उस पर अथॉरिटी भी काम करे। पर अभी तक इस तरीके की चीजों पे अथॉरिटी ने काम नहीं किया है। हम्म। एक और मुद्दा है जो वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, कि वो है ईएसआई का। जब वर्कर वहां रहेंगे काम, क्योंकि जब आप बता रहे हैं कुछ इंडस्ट्रियां शुरू भी हो गई हैं, तो जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनकी परिवारों का ईएसआई कटता है। और ईएसआई हम्म के कटने के बाद वो वर्कर इलाज के लिए, क्या वो हम्म नोएडा इतनी दूर अस्पताल में आए? उनके लिए डिस्पेंसरी वहां पर ही होनी चाहिए। उस डिस्पेंसरी को लेकर क्या आप लोगों ने कभी मुद्दा रखा? और अभी सुना है कि शायद एक आध दो डिस्पेंसरी ग्रेटर नोएडा में बन रही है, लेकिन यमुना अथॉरिटी के अंदर शायद अभी तक कोई डिस्पेंसरी की बात नहीं सुनी हमने। ये बड़ा ही अच्छा मुद्दा है विनोद जी। ये इस पे अभी तक एज एसोसिएशन के पदाधिकारी होने के नाते भी ये मेरी कमी रही, इस पे अभी तक क्या कहते हैं मेरा भी ध्यान नहीं दिया। पर हम्म, ये मुद्दा आपने बड़ा अच्छा उठाया, क्योंकि ये पहले हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्री चालू ही नहीं हुई, तो इस तरीके की चीजें हमारे दिमाग में ही नहीं आई। लेकिन हाँ, ये चीज आपने बताई कि ईएसआई काटा भी जाता है वर्करों का, और हम्म, उनको ईएसआई से कुछ सुविधाएं, ईएसआई अस्पताल द्वारा कुछ सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन अभी तक औद्योगिक इकाई अभी तक वहां पे फंक्शनल ही नहीं हुई, या क्या कहते हैं काम ही होना शुरू नहीं हुआ, तो हमने इस तरीके का मुद्दा अथॉरिटी के आगे अभी तक नहीं उठाया। हम्म। तो भविष्य में इस तरह का मुद्दा आप रखेंगे, ताकि आप लोगों के लिए वेलफेयर के हिसाब से भी, और साथ में, क्योंकि अभी इंडस्ट्री महत्वपूर्ण है, वो प्रोडक्शन भी देगी, हम्म आप गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी देंगे। तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शायद इस तरह का नहीं है अभी तक, क्योंकि अभी तो सबसे हम्म बड़ी बात है कि आपको उद्योगों के लिए बजट नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सब साथ हम्म साथ जब सब सारी सुविधाएं मिलेंगी, तभी तो आप लोगों का एक साथ डेवलपमेंट होगा। और खास तौर पर तब जब एयरपोर्ट हमें 2 साल बाद, ये 2024 में हमें एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, तो एयरपोर्ट के साथ हम्म। साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कनेक्ट होना जरूरी है। और साथ साथ ये सुविधाएं जो हम बात कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। ईएसआई ऐसी सुविधा है जो कि जरूरी नहीं इंडस्ट्री लगने के पहले, सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधा है ये। हम्म, क्योंकि उद्योग है, उद्योग में किसी भी तरीके के एक्सीडेंट या क्या कहते हैं आना जाने में किसी भी सबसे बड़ी बात है उद्योग में एक्सीडेंट, किसी भी वर्कर की तबीयत खराब होना, दिन में तबीयत खराब हो जाना, या किसी भी तरीके की कुछ सुविधाएं हैं। तो ईएसआई ऐसी है जो कि मूलभूत सुविधाओं, ईएसआई का डिस्पेंसरी होना या अस्पताल होना एक मूलभूत सुविधा का पार्ट। तो ये तो हम्म, सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा इस बात को उठाना। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारी इंडस्ट्री चालू हो, हमें प्लॉट मिले, उसके बाद इन मुद्दों को उठाएंगे हम लोग। बिल्कुल। आपने noida-khabar.com से बात की, और आपके मुद्दे को हमने कोशिश की है कि विस्तार से इस तरीके से रखा जाए, ताकि अधिकारियों के दिमाग में, सरकार के दिमाग में इन चीजों पर फोकस हो और आपको राहत मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। और जो मुद्दा आगे भी हम आपको इस तरीके से जोड़ते रहेंगे, जो मुद्दे आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।